अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आपको पता है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लोगों के पूछे गए सवालात को शामिल करते हैं और उनके जवाबात देते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ सके। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की सूरत में क्वेश्चन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या खुद से बात करना अच्छा है, बुरा है या नफसियाती बीमारी है? खुद से बात करना कैसा है? नाज़रीन, आम तौर पे जो इंसान खुद से बात करते हैं, खुद कलामी करते हैं, उनको ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये पागलपन है, ये अकेला खुद से बातें करता रहता है। तो एक्चुअली ये सिम्पटम है कि कुछ तो मसला है कि इसे खुद से बातें कर रहा है। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि अगर जो खुद से बातें कर रहा है, उसे अवेयरनेस है, उसे कॉन्शियस अवेयरनेस है कि मैं ऐसा करता हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसे अवेयरनेस ही नहीं है, वो कहता है मैं तो बोला ही नहीं, मैंने तो बात ही नहीं की, तो फिर ये साइकोटिक सिम्पटम है, ये प्रॉब्लम है। तो अक्सर हम खुद अपने क्लाइंट्स को ये एज ए टेक्निक ये चीज़ कहते हैं कि तुम खुद से बात करनी है। जैसे आईना देखना है तो खुद को मुखातिब करना है। यानी ये एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है, थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी है कि आप खुद कलामी करें, खुद को मोटिवेट करें। बाकायदा ये इलाज का एक तरीका है, इसे हम कहते हैं सेल्फ फोर्स्ड स्टेटमेंट। यानी ऐसी स्टेटमेंट्स दोहराते रहना है जो हमें ताकत दें, जो हमें फोर्स करें। जैसे कोई इंसान जो है वो सोशल एंग्जाइटी में है, तो उसे हम कहेंगे कि तुम दिन भर 8-10 फ़िक्रात ज़हन में दोहराया करो कि इट्स ओके, मैंने अपना ज़्यादा फ़ोकस खुद पे नहीं रखना, बल्कि मैंने अपना फ़ोकस इर्द-गिर्द में रखना है, दूसरों पे फ़ोकस करना है, ना कि खुद पे फ़ोकस करना है। तो इस तरह से वो खुद को मुखातिब करेगा और अगर वो ऊँची आवाज़ में भी मुखातिब करना चाहे, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो सोच के ही खुद को मुखातिब करना चाहे, तो ये भी बड़ा यूज़फुल होता है। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट की थी, जिसमें तज़किरा था कि अल्लाह ताला से लड़ाई मत कीजिए। खुद का जायज़ा लें कि क्या आप अल्लाह ताला से लड़ाई तो नहीं कर रहे। अब अल्लाह ताला से लड़ाई से मुराद क्या थी? अल्लाह ताला से लड़ाई से मुराद थी कि क्या आप शिकवे शिकायतें तो नहीं करते? अगर ऐसा हो जाता, ये मेरे साथ अल्लाह ताला क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? बाकियों की ज़िंदगी तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी क्यों ऐसे फ़ज़ूल सी है? तो ये अल्लाह ताला से लड़ाई की एक शक्ल है। तो इसके रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो शामिल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर, अगर दुआ में अल्लाह से ज़रूरत को माँगा जा रहा है कि या अल्लाह तू मेरे लिए फ़लाँ काम बेहतर कर दे, मेरे लिए आगे का रास्ता खोल दे। जैसे मैं अल्लाह से अच्छी जॉब की दुआ करती हूँ और कभी-कभी दुआ करते हुए, रोते हुए लड़ भी लेती हूँ और ये भी कह देती हूँ कि या अल्लाह तुमने मुझे जॉब नहीं दी, मैं इतने सालों से माँग रही हूँ, मुझे ज़रूरत है, कोई मामला, कोई रास्ता मेरे लिए आसान कर दे, मैं मुश्किल में हूँ। क्या ये भी लड़ाई में आता है? क्या ये भी अल्लाह से लड़ाई है? तो मेरा ख़्याल है कि ये अल्लाह से लड़ाई तब होगी जब आप शिकवा करें कि अल्लाह ताला व्हाय मी, मुझे अल्लाह ताला नहीं नवाज़ दे और आप डीरियलाइज़ेशन का शिकार हो जाएँ कि जैसे आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते या आप अल्लाह ताला के जो निज़ाम है उससे कहीं दूर हैं, तो खुद को गुनहगार तस्लीम करना शुरू कर दें और अल्लाह ताला के जो माफ़ी का सिस्टम है उसको आप इग्नोर करना शुरू कर दें और खुद को कहें कि मैं गुनहगार हूँ, लिहाज़ा मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो ये ठीक नहीं है। एक्चुअली दुआ के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा दुआ का यह है कि आपने दुआ की, जो आपने माँगा आपको वो फ़ौरी तौर पे अता कर दिया गया। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये तो दुआ का बड़ा आला दर्जा है, लेकिन ये इतना आला दर्जा नहीं है। दुनिया के एतबार से हम कह सकते हैं कि ये आला दर्जा है। अब दुआ का जो दूसरा दर्जा है वो क्या है? दुआ का दूसरा दर्जा है कि आपने दुआ माँगी, लगातार आप दुआ माँगते जा रहे हैं। अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। हम इसरार करें, अल्लाह से माँगें और अल्लाह ताला सब कुछ देने पे कादिर है। हम लिमिटलेस होके माँगे। ये नहीं कि अल्लाह तू चाहे तो अता कर दे, ना चाहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसरार से दुआ माँगनी चाहिए अल्लाह ताला से। अब दूसरा दर्जा ये है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ माँगी, वो पूरी नहीं की गई, लेकिन उस दुआ के बदले में आपके ऊपर कोई पोटेंशियल एक्सटर्नल डेंजर आना था, कोई मुसीबतें थीं, कोई बलाएँ थीं, अल्लाह ने वो टाल दी। आपको इल्म भी नहीं हुआ कि आपका आज एक्सीडेंट होना था, लेकिन आपकी वो जॉब की दुआओं के बायस वो एक्सीडेंट कैंसल हो गया। तो इस तरह से ये दुआ का दूसरा दर्जा होता है। इसी तरह से सबसे आला दर्जा जो दुआ का होता है वो तीसरा दर्जा है। उसमें क्या होता है कि आपने दुआ की, वो दुआ कबूल नहीं होती। आपने दुआ की, वो पहले दर्जे में नहीं आई, यानी वो फौरी तौर पे कबूल नहीं हुई। ना ही उसके बदले मुसीबतें और बलाएँ टाली, बल्कि अल्लाह ताला ने वो दुआएँ आपके लिए आखिरत के लिए सँभाल लीं और उन दुआओं के बदले आपको आखिरत में दर्जे अता किए जाएँगे। सबसे बेहतर दर्जा दुआ का ये है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो आर्ज़ी है, इसने ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ की तलब, यहाँ के लिए गो के बेहतरीन दुआ है कि मुझे दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर। ये नहीं कि दुनिया माँगनी नहीं चाहिए, दुनिया के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, यानी सब कुछ छोड़-छाड़ के जंगलों में चला जाए या तस्बीह लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इस्लाम में निज़ाम, दुनिया ये भी चलानी है और इसको अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के ताबे चलाना है। जैसे उन्होंने हुक्म फरमाया है, उस तरह चलाना है। शादियाँ भी करनी हैं, रोज़ी भी कमानी है, कोशिश भी करनी है, घर भी बनाने हैं।
लेकिन इस कदर ज़्यादा दिल नहीं लगाना, बल्कि आपकी जो अव्वलीन तरजीह है वो आखिरत की ज़िंदगी होनी चाहिए, दुनिया की नहीं। नाज़रीन, आपको ये वीडियो सेशन सब्र से सुनना होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज का सेशन ज़रा लंबा होने जा रहा है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं और वो पेंडिंग हो जाता है, वो अगले सेशन में, तो वो बेचारे जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सेशन में शामिल कर सकूँ। इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको देखने में टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपका ये टाइम ज़ाया नहीं जाएगा, आपको इसका फ़ायदा होगा। शामिल करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अब क्वेश्चन ये है कि सर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इतनी खुलकर बात क्यों नहीं होती या क्यों नहीं हो सकती? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में खुल के बात नहीं कर सकते? कोई मौजू ऐसा है जिसमें वो खुल के बात नहीं करते? तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अब जो हस्बैंड है वो अपनी वो चीज़ें छुपाएगा। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई गलत फ्रेंड है, तो वो उसके साथ तो वो सारी चीज़ें शेयर करेगा। लेकिन वो अपनी वाइफ़ के साथ वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो चीज़ें नहीं कहेगा। अगर उसके कोई ज़हन में डिमांड्स हैं, तो वो अपनी वाइफ़ से नहीं कहेगा। अगर वो कहेगा, तो उसे जज कर लिया जाएगा। वो इनसिक्योरिटी फ़ील करता है, वो नहीं कहेगा। सेम, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा फ़ीमेल में ये चीज़ होती है कि मैं अगर कोई डिमांड करूँगी, मैं अपने ख़ावंद से कोई पर्सनल किस्म की कोई डिमांड करूँगी, तो मेरा ख़ावंद कहीं जज ही ना कर ले कि लो जी, ये कितनी डैश है, इसने ये कहा मुझे। तो वो फिर छुपा के रखती हैं अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीज़ें, वो शेयर ही नहीं करते। वो ज़ुबान पे लाना तो दूर की बात है, वो डिमांड ही नहीं की जाती। लेकिन अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, तो वहाँ पे खुल के सारी चीज़ें और बातें होती हैं। तो ये रियलिटी है, ये साइकी है हमारी। हालाँकि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया है, आपको चाहिए कि वहाँ से, उस हलाल रास्ते से आप अपना सुकून लें। बजाय आप ये सोचें कि नहीं, मैं ये डिमांड करूँगी या करूँगा, तो वो क्या सोचेगी? आपको शरीयत के दायरे में रहते हुए वो चीज़ें करनी हैं। अब मैं इसकी मिसाल दूँगा, हमारे नेबर्स में मैं अक्सर चीज़ें ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। नेबर्स में एक खातून रहती थी, वो सब्ज़ी वाला आया तो वो सब्ज़ी ले रही थी, मैं भी सब्ज़ी ले रहा था। उनका दुपट्टा सर पे नहीं था और बहुत कैजुअल से ड्रेसिंग में थी वो, और वो मेरे से बातचीत भी कर रही थी, सब्ज़ी वाले से भी बातचीत कर रही थी। अचानक उसी गली में उनके हस्बैंड बाहर से कहीं से आ रहे थे। जैसे ही उनके हस्बैंड पास आए तो उसने बड़े सलीके से ओढ़नी ओढ़ ली और बड़े तरीके से। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसके लिए गैर मर्द हम लोग हैं। हम हमारे सामने इसे चाहिए था ऐसे ज़्यादा। अब ये हस्बैंड कहीं ऐसा ना समझ ले, कहीं ये ना सोच ले। हस्बैंड आया तो उसने फ़ौरी तौर पे अपने आप को कवर अप किया है। ये क्या माजरा है? ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रियलिटी है। इनसिक्योरिटीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आपके हस्बैंड की मौजूदगी में तो आपको फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए। तो आप दिखावा कर रहे हैं कि हस्बैंड आया तो आप फ़ौरी तौर पे दुपट्टा ले रहे हैं और पहले आपको अंदाज़ा ही नहीं था, आप बातचीत कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हमें भी बाज़ औक़ात उसके हस्बैंड को बाहर निकालना पड़ता है या उसकी वाइफ़ को बाहर निकालना पड़ता है कि मैं अकेले में बात करूँ। जब हम अकेले में बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हस्बैंड के रिलेटेड होती हैं और उसे परेशान किए होती हैं। जबकि वो साइकोथेरेपिस्ट से बिल्कुल खुल के बात कर रही होती हैं। इसी तरह से मेल हज़रात भी, ये साइकोथेरेपिस्ट का भी कमाल होता है कि वो अपनी रेपो बिल्डिंग के थ्रू उनसे वो चीज़ें उगलवाता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। जबकि वही रिश्तेदारों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती, जो हमारे साथ शेयर की जा सकती, क्योंकि हम नॉन जजमेंटल होते हैं। जबकि एक हस्बैंड जितना मर्ज़ी अच्छा हो, वो जजमेंटल होगा। एक वाइफ़ जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, महान हो, लेकिन वो जजमेंटल होगी। तो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वॉक करने से स्ट्रेस कम हो जाती है? पूछा गया है कि वॉक से स्ट्रेस कैसे कम होती है? जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल वॉक करने से स्ट्रेस कम होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको ज़हनी मसाइल का सामना है, आपका ज़हन थका हुआ है, आप ओवर सेंसिटिव हुए हैं, आपको छोटी-छोटी बातें चुभ रही हैं, हल्का-सा शोर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपको जिस्मानी थकन लेनी चाहिए। ना कि आपको अपना आप रेस्ट के लिए बेड पे लिटा देना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आपको जिस्मानी थकन का सामना हो। उसमें एक्सरसाइज़ भी शामिल है, उसमें लंबी वॉक भी शामिल है। लेकिन स्टार्ट में आपको थोड़े-थोड़े टाइम से वॉक को बढ़ाना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज़ को, चूँकि आप एक दिन में ज़्यादा वॉक कर लेंगे और फिर थक जाएँगे। आपकी वो हैबिट बिल्ड नहीं हो पाएगी। हैबिट कैसे बिल्ड की जाती है, इस पे भी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर आप सीखना चाहें कि आदत कैसे अपनाते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो। नाज़रीन, ये स्ट्रेस कम कैसे होता है वॉक करने से, इसको हम समझते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे ही हम थकन और स्ट्रेस महसूस करते हैं, डिप्रेस फ़ील करते हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। या आप यूँ कह लें कि जब हम डिप्रेस होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा होता है हमारे बॉडी में। और सिंपल, जब हम वॉक करते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। जितनी आप लंबी वॉक करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका।
और जब कॉर्टिसोल लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी अडॉप्टिव मोड में चली जाती है, और जो जिस्म अडॉप्टिव मोड में चला जाता है, उससे फिर बिहेवियरल इशू होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो बेचैन होता है, उसको चिड़चिड़ापन होता है, और उसे खामखा की अनजाने से खौफ लाहिक हो जाते हैं। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, इनका स्टमक इशू हो जाता है, इनका सांस फूलता रहता है, इनको बेचैनी, इरिटेशन इंतहाई ज़्यादा होती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि जिस्म में जान ही नहीं है। इस कदर ज़्यादा ऑल डे थकन महसूस करते रहते हैं, इनको अपना आप लागिर लगता है, और ये फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जबकि इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, वो बस दवाई लेना चाहते हैं। उनको लगता है दवाई दो और बस ये जो वॉक का तुम हमें कहते हो ना, मेरे से नहीं होता, और जब मैं वॉक करने के काबिल हो जाऊँगी ना, मैं खुद वॉक करूँगी। नाज़रीन, वॉक करने के काबिल आप क़यामत को होंगे। आपको खुद स्टेप लेना होगा, फिर आप खुद ही वॉक करने के काबिल हो जाएँगे। अगर आपने खुद को चारपाई पे लटा दिया है ना, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं वॉक करूँगी, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। आपने खुद डिसाइड करना है कि मैं अब ठीक हूँ। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जो मेरे क्लाइंट सेशन लेके निकलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा हॉस्पिटल से जब कदम बाहर निकले ना, तो तुमने समझना है कि मैं बीमारी इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। खबरदार, हरगिज़ परेशान नहीं होना। तो यकीनन ऐसा होता है कि उसे बीमारी छोड़ के जानी चाहिए। वो जो खुद पे बेचारापन तारी किया होता है ना, मैं बेचारा, मुझे बीमारी है, मैं 10 साल से इसमें हूँ, मैं 8 साल से इसमें हूँ। वो खुद बीमारी उनको छोड़ना चाह रही होती। वो बीमारी को नहीं छोड़ना चाह रहे होते। वो चिमटे होते हैं बीमारी के साथ। तो हमने उनका वो बीमारी के साथ लगाव ख़त्म करना होगा। अच्छा, वॉक करने का बेहतरीन असूल ये है कि आप पहले 10 मिनट सुबह वॉक करें, शाम को वॉक करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे 20 मिनट तक ले जाएँ। इससे भी अगर आप लंबी वॉक करेंगे तो वो फ़ायदा देगी, लेकिन आपको इनिशियली 20 मिनट तक ही, 10 से 20 मिनट तक ही वॉक करनी चाहिए। अच्छा, वॉक के सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा। आपको डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेहतरी महसूस होगी जब आप रेगुलर वॉक करें। नाज़रीन, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, 10 साल से साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जब मेडिसिन छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो छूटती नहीं है। जैसे ही मेडिसिन छोड़ता हूँ तो पागलों की तरह हो जाता हूँ, दिमाग कंट्रोल खो जाता है, बातें ठीक नहीं करता, लोगों को पता लग जाता है कि इसे कुछ मसला है, ये ठीक नहीं है। सब देखने लग जाते हैं कि बात कैसी कर रहा है, दिमाग बिल्कुल जाम हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। दवाई से बहुत परेशान हूँ, साइड इफ़ेक्ट भी कर रही है, दवाई कैसे छोड़ूँ, कैसे ठीक हूँ? कोई मुफ़ीद मशवरा दें। नाज़रीन, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जब आप इनिशियली साइकोथेरेपी की तरफ नहीं आते, मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। समटाइम्स ज़रूरी भी होता है कि आपको साइकोटिक इलनेस है, जिसमें साइकोटिक इलनेस का मतलब ये होता है कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, तो मेडिसिन लाज़मी होती है। और कुछ क्रोनिक डिजीज़ेज़ या इलनेस भी होती हैं, जिसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ती है। यानी आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाना ही पड़ती हैं। जैसे ही विथड्रॉ करेंगे, दवाई छोड़ेंगे, तो आपको अलामात आना शुरू हो जाएँगी। तो आपको अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए प्रॉपर। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका डायग्नोसिस करेंगे थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट, थ्रू क्लिनिकल इंटरव्यू आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। तो फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको मेडिसिन खाते रहना चाहिए या छोड़नी चाहिए। ताहम फिर भी अगर आप साइकोथेरेपी लें, तो आपकी मेडिसिन की डोज़ कम हो सकती है या उसमें वक्फ़े आ सकते हैं। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो मेडिसिन छोड़ते हैं, 3-4 मंथ साइकोथेरेपी के असर से वो बेहतरीन महसूस करते हैं। ताहम फिर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आता है, तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिन्हें हम क्रोनिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो लाइफ़ लॉन्ग होती हैं, जो साइकोटिक इलनेस होती हैं, तो उसमें मेडिसिन खाते रहना ही बेहतर होता है। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। ये अक्सर मेरे क्लाइंट शिकायत करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है ओसीडी का या एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम होता है या ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रे होते हैं, एंग्ज़ायटीज़ से वो निकल रहे होते हैं। लेकिन उनका मसला क्या होता है? पानी। जब मैं बाथ लेता हूँ, तो मुझे घबराहट होती है, पानी से ये खामख़ा का खौफ़ आता रहता है उनको। वो बाथ लेते हैं तो एक घबराहट महसूस करते हैं, ऐसे लगता है जैसे पानी जो है, ये उनकी बॉडी चीर के उनको छू लेगा। तो इस तरह का एहसास क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, ये क्लाइंट हमारी ये पूछ रही हैं कि जब मैं बाथ लेती हूँ, जब मेरे ऊपर पानी गिरता है, तो मेरे अंदर रोने की सेंस आती है, यानी ऐसा लगता है जैसे उदासी पैदा हो रही है। इनफैक्ट मैं रोने भी लग जाती हूँ अक्सर। मुझे ये बहुत देर से ऐसा है, मेरे माइंड में आता है कि कोई मुझे इससे पानी से छुपा ले। नाज़रीन, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब इसमें इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? इसकी रीज़न होती हैं अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुज़रा हो। जैसे कि हमारी ये क्लाइंट भी ऐसे गुज़री हैं, और दीगर क्लाइंट जो पानी से खौफ़ की शिकायत करते हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपका माज़ी कैसा गुज़रा, बचपन कैसा गुज़रा? तो उनका बचपन ठीक नहीं गुज़रा होता। उनको ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना होता है, उनके तलख़ तजुर्बात होते हैं, उसकी बिना पर ये खौफ़ जनरलाइज़ हुआ होता है। कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो आबशार से गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, कहीं पानी का कोई गलत एक्सपोज़र हुआ, उसके बायस उन्होंने वो खौफ़ जनरलाइज़ कर लिया। वो बचपन का ही ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, जो जनरलाइज़ हो जाता है, बड़े होके भी फिर उसका एक्सपोज़र नहीं ठीक लगता, जिसका फ़ियर होता है इंसान को। तो इसका इलाज हम करते हैं एक्सपोज़र थेरेपी से।
हम ग्रेजुअल एक्सपोजर देते हैं फियर्ड स्टिमुलस, यानी जिन चीज़ों से इंसान को खौफ होता है, फोबियाज़ होते हैं, हम उनको ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं। मसलन हम अपने क्लाइंट को सामने बैठाएंगे और उसको सिर्फ पानी की तस्वीरें दिखाएंगे, देखेंगे उसका शिद्दत कितनी है डर की, खौफ की। जिस चीज़ का उसे खौफ है, सिर्फ उसे उस चीज़ को उसे इमेजिन करवाएंगे, फिर उसकी तस्वीर दिखाएंगे। हो सकता है फिर उसे छूने को कहें, जिसका चीज़ का खौफ है उसे छूने को कहें। फिर इसको डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं करवाना होता, बल्कि ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाना होता है जिन चीज़ों का इंसान को खौफ होता है। इसके बाद हम इसको एक और थेरेपी टेक्निक से भी सेट करते हैं, ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। वो होता है हिप्नोथेरेपी, यानी कुछ लोगों को हिप्नोथेरेपी से भी हम बेहतर करते हैं, हिप्नोसिस से भी बेहतर होते हैं वो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन की तरफ भी आया जाए। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीटी क्या बला है, सीबीटी किसे कहते हैं? आमतौर पे हम इस पे वीडियोस बना चुके हैं कि सीबीटी कैसे करते हैं। नाज़रीन, सीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक तरीका या इलाज है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट का बिहेवियर चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उसके बिहेवियर में बहुत से इश्यूज होते हैं, तो इस वजह से उसे नफ्सियाती मसाइल का सामना होता है। जैसे ही हम उसके माइंड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो उसके वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अब जो बिहेवियर थेरेपी है, वो क्या करती है? वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को चेंज करती है। और जब कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसान के अनऑब्जर्वेबल, जो उसके जहन में चल रही होती चीज़ें, उनको भी ट्रीट करती है। तो ये बहुत ही कारगर साइकोथेरेपी है। इस पे मैंने वीडियो सेशन दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आपको देखने चाहिए, सर्च कर लें। जी नाज़रीन, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, कराची से ताल्लुक़ है मेरा, और मुझे ये बात पूछनी थी आपसे कि मैं जो है ना, मुझे थायराइड भी है, हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव डिजीज़, जैसे मुझे थायराइड हुआ है, तो उसकी मेडिसिन्स भी चलनी है। अच्छा, एक्चुअली मसला ये आ रहा है कि सर मुझे 1 डेढ़ साल से ना ये मसला हो रहा था, तो हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, वीकनेस थी, भूख का लगना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें ना। तो डॉक्टर के पास में जाता था, तो कोई कभी ये कह रहा है, कोई कभी ये कह रहा है, फिर वक्त के साथ गुजरता गया। एको करा, एको में जैसे इसी चीज़ भी अप्स एंड डाउन आ रही थी, गड़बड़। और जैसे कि एको कराया, तो एको में जैसे कि डॉक्टर ने ये कहा कि आपको जैसे आपका हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने जैसे मुझे डरा दिया। तो उसके बाद सर फिर मैं जैसे जनवरी में डॉक्टर NIVCD कराची, जो कार्डियो जो है, वहाँ गया। वहाँ डॉक्टर फवाद फ़ारूक से मिला, उनको बताई सब चीज़ें, सारी सब चीज़ें बताई तबीयत का। उन्होंने मेरा टेस्ट लिखा थायराइड का, तो थायराइड मेरा सर बहुत ज़्यादा गड़बड़ आया। तो उन्होंने कहा इनको थायराइड का मसला है। अच्छा सर, तबीयत चलती गई। उन्होंने जैसे यही कहा था कि आपको ये मसला सिम्टम्स रहेंगे, आपको हार्ट की तरफ से कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, मसला ये आ रहा है मेरे ना जहन में बैठ गया। अब किसी की भी कोई, जैसे कि किसी को हार्ट का मसला हो गया, कोई हार्ट से इंतकाल हो गया किसी का, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो बस मुझे लगता है कि मुझे भी हार्ट अटैक आएगा। और अब तो सर ऐसी मेरी कंडीशन हो गई है कि बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें, सांस नहीं आना, ऐसा लग रहा है दिल का साइज़ मेरा वाकई में बढ़ रहा है। तो सर ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। मैंने उनको, डॉक्टर को बताया दोबारा से, तो उन्होंने कहा कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। तो सर अब साइकेट्रिस्ट के पास गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका थायराइड जैसे डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी, बेचैनी, सारे सिम्टम्स हो रहे। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसका मसला क्या है। जैसे कि मुझे कोई वाकई में तो नहीं मसला, क्योंकि मैं स्क्रॉलिंग बहुत कर रहा हूँ नेट के, मैं बैठ के, और जो है ना 3 बजे तक मुझे नींद आती है। और उसके बाद सर एक्चुअली मसला ये है कि थोड़ा सा कह लें कि मैं जॉबलेस भी हूँ, मैरिड हूँ, जॉबलेस हूँ, तो ये टेंशन है। मतलब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो सकी, तो वो टेंशन है, एक अलग थी, स्ट्रेस अलग था। फिर बीच में मेरे एक फादर इन लॉ का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तो उनसे भी अटैचमेंट थी। तो उनकी, जैसे कि उनको देख देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी यही होगा। तो सर मुझे आप एक चीज़ गाइड बताएं कि जैसे ये मसला क्या है। अब जैसे मैं नेट पे पढ़ रहा हूँ कि भाई हार्ट अटैक से 1 महीना पहले ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं, सांस का ना आना, पेट में दर्द, उल्टी, मोशन,
स्टमक में कभी दर्द हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, सीने में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो सर मैं उस वजह से बहुत एक अंदर से ना डर गया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से ना दिल के तमाम टेस्ट दोबारा से कराऊँ। लेकिन सर वही बात है कि जब एक डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि आपको मसला ही नहीं है, तो सर ये क्या मसला है? मतलब सर के बीमारी से भी लिंक है इसका। और सर कहीं मैंने जहन तो मतलब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत डर गया हूँ मैं अंदर से। और अभी तो बीच में कुछ दिनों से तो बहुत ही डर गया हूँ सर मैं। तो सर इसके बारे में मुझे आपसे मैंने आपको देखा तो फिर मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज़ मुझे इस बारे में गाइड करें सर। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, इट सीम्स टू बी कार्डियोफोबिया, जीएडी, एंग्जाइटीज़। नाजरीन, ये कैसे डेवलप हुआ इस पे तो हम बात करेंगे। जीएडी यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, फ़लाँ ऐसे मरा था, मुझे भी मौत आ जानी है, फ़लाँ को हार्ट अटैक आया था, तो वो कड़ियाँ मिलाना शुरू कर देता है इंसान। यानी ये एक ज़हनी कैफ़ियत है जिसमें इंसान, कार्डियोफोबिया कहते हैं, इंसान को हार्ट अटैक का खौफ होता है कि मेरी मौत वाक़या होगी हार्ट अटैक से। वो हर चीज़ को एसोसिएट करता है हार्ट अटैक के साथ, तो वो सर्चिंग करता है। अब इसमें डॉक्टर्स का भी किरदार होता है। डॉक्टर्स इंसान होते हैं, उनसे गलत डायग्नोसिस भी हो जाता है। अब कार्डियोफोबिया या एंग्जाइटीज़ की वजह क्या होती है? लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि टेंशन्स चल रही ज़िंदगी में, जो चाहा था वो नहीं हुआ, इंजीनियरिंग भी रह गई, ज़िंदगी भी मुश्किल है और बेरोज़गारी भी है। तो ये सारा तूफ़ान अपना रूप बदल कर कन्वर्जन डिसऑर्डर कन्वर्ट होके साइकोलॉजिकल इश्यू बन जाएगा। वो जो डायरेक्ट चीज़ है जिस पे मेहनत करना चाहिए, उससे हट के मेहनत बीमारी की सर्चिंग पे लग जाएगी। इसे कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। इंसान स्क्रॉलिंग करता है, सर्च करता रहता है हार्ट अटैक के साइन, बीमारियाँ सुनता रहता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे ये तो नहीं। एक्चुअली वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो देता है ना उसका ब्रेन, वो 24/7 एक्टिव हो जाता है। आम इंसान के सामने शेर खड़ा हो तो वो खौफज़दा होता है। इनके सामने 24/7 शेर खड़ा है कि बस अब गया मैं, अब गया मैं, अब आ गया। इनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि कोई मुझे बता दे मुझे मसला क्या है, क्या मुझे दोबारा रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। बार बार अपने टेस्ट करवाते रहते हैं और फिर डॉक्टर से पूछते रहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से राय लेते हैं, कभी किसी से राय लेते हैं। इनकी तसल्ली हो नहीं पाती। ये ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी समटाइम नॉर्मल नहीं आती, क्योंकि इनकी ज़हनी कंडीशन ऐसी होती है कि इनकी ईसीजी नॉर्मल नहीं आती। समटाइम इनको जेन्युइन इशू भी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जो फ़र्द जेन्युइनली हार्ट पेशेंट है, वो इस कदर ज़्यादा खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि उसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। तो इनका ज़हनी इश्यू होता है, इनका दिल बिल्कुल जवान होता है, इनको ज़रा मसला नहीं होता, लेकिन इनका ज़हन कह रहा होता है मसला है, मसला है। जबकि जो जेन्युइन पेशेंट है दिल का, उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनका ज़हन अगर तवाना हो, तो वो बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो डर एक बहुत बुरी चीज़ है, इसे आपने ख़त्म करना है, आपको फ़ौरी तौर पे साइकोथेरेपी की तरफ आना चाहिए। नाज़रीन, ऐसी ख़वातीन जिनकी डिलीवरी जो है उसमें पेचीदगी आती है और लेबर जो है उसमें कोई इश्यू आ जाते हैं, या ऑपरेट होता है, या किसी को कोई मेजर इश्यू होता है, जैसे इनको थायराइड का इश्यू है या दिल का साइज़ बढ़ गया और ये सारी चीज़ें, इसको फाल्टी लर्निंग कहते हैं। जो इन्होंने सुना, जो वीडियोज़ में देखा, जो डॉक्टर्स के साथ इनकी बातचीत हुई, इंसान जमा करता रहता है। फिर उसकी बेस पे इंसान खुद डॉक्टरी करता है और अपने आप को डायग्नोज़ करता है कि मुझे तो ये इश्यू है। एक्चुअली ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ़ खौफ है, आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने मेडिकल इश्यूज़ के आप ट्रीटमेंट लें, उसका आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो जारी है उसे कंटिन्यू रखें। ये जो खौफ है इसने आपको निचोड़ के रख देना। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बिल्कुल जवान है, मसला ही कोई नहीं, लेकिन टोपी सर पे ली होती है। मैं उनसे पूछता हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर से कि ये टोपी तुमने कितने अरसे पहले इस्तेमाल करना शुरू की? पहले तुम टोपी लेते थे? नहीं, ये जब से बीमारी है तब से। क्योंकि मौत का खौफ है, मस्जिद जाना शुरू हो जाते हैं, टोपी ली हुई है और बिल्कुल पीले पड़े होते हैं, जैसे जिस्म में जान ही नहीं। मसला क्या? मसला सिर्फ खौफ का है। आपका माइंड आपको सजेशंस देता है, तुम्हें ये है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं, कहीं तुम्हें ये तो नहीं। आपने अपने माइंड की सजेशंस पे कान नहीं धरने। आप ये चीज़ लिख लें, सेल्फ फोर्स्ड स्टेटमेंट की सूरत में लिख लें, दोहराएँ ये चीज़ कि मुझे कोई फिज़िकल इश्यू नहीं है, मेरा ज़हन प्रॉब्लम में है, मैं अपने ज़हन के कहे में नहीं आऊँगा। मेरा ज़हन कहेगा टेस्ट करवा लो, लेबॉरेटरी चेंज कर लो, हो सकता है डॉक्टर को गलती लगी हो, डॉक्टर बदल लो। लेकिन मुझे पता है मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरा ज़हन सही नहीं है, प्रॉब्लम में है, तो मैं इसके कहा नहीं मानूँगा। और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें। नाज़रीन, आपके ज़हन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये वीडियो सेशन कुछ थोड़ा-सा लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।